नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो 57 वीडियो वाली सीरीज चल रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज ये हमारा 36वां वीडियो है। इससे पहले हमने आप लोगों को 35 वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, साथ ही साथ 3500 वीडियो की पीडीएफ को कल कंपाइल करके भी आपको प्रोवाइड करा दिया था। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको सीएचएसएल का एग्जाम देना है, सीजीएल की मेंस देना है, या फिर एमटीएस का एग्जाम देना है, या फिर यूं कहे जहां जहां जीके जीएस पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, कॉलम 1 में दी गई गैसों को कॉलम 2 में दी गई गंधों के साथ सुमेलित कीजिए। मैच द गैसेस गिवन इन कॉलम 1 विथ द ऑर्डर्स गिवन इन कॉलम 2। तो भैया कॉलम 1 से कॉलम 2 को आपको मैच करना है। यहाँ पे वेल मैच्ड है, कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं है। तो सीधे सीधे जो आपका CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इसे कैसे गैस होते हैं तो इसकी प्रकृति सबसे पहले रंगहीन होती है। ये कलरलेस गैस है ना, कलरलेस गैस है। इसके अलावा ये जो है भारी गैस है ना, हैवी गैस होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल आप आग बुझाने में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल आप जो पेय पदार्थ होते हैं, ठंडा पेय पदार्थ, बेवरेज वगैरह, उसे बनाने में करते हैं। ये सब आपको कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे के द्वारा फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा इसकी जो गंध है, ये गंधहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के पास कोई गंध भी नहीं है और रंग भी नहीं है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा H2S गैस का रंग कैसा होता है तो ये भी रंगहीन है, इनमें भी कोई कलर नहीं होता है। ये भी जो है आपका कलरलेस है, लेकिन इसकी गंध कैसी होती है, सड़े हुए अंडे के जैसे गंध होती है। ये आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका कैसा होता है, ये भी रंगहीन होता है और इसके गंध कैसे होते हैं, बहुत तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। तो भैया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2 जो है, ये आपका अम्लीय वर्षा कराने के लिए जिम्मेवार है ना। अम्लीय वर्षा क्या होता है, जब वर्षा के जल की pH वैल्यू घट जाती है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो पेड़ पौधों के साथ साथ अच्छे अच्छे चमकीले इमारत के लिए खतरनाक साबित होते हैं और वातावरण पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके अलावा N2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है ना, शल्य चिकित्सा में किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल, इसे हंसाने वाली लाफिंग गैस कहा जाता है। यह शल्य चिकित्सा में किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो आप कहेंगे निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक क्या होता है, जो बेहोश करके जो आपका ऑपरेशन वगैरह होता है तो इसमें इस्तेमाल इसका करा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में मात्र 11 ऐसे तत्व हैं जो गैसीय फॉर्म में विद्यमान हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने गैसीय तत्व हैं या फिर कितने ऐसे तत्व हैं जो गैस के फॉर्म में हैं, तो आप बताना है ना 11। और ये 11 कौन है, ये मैं परसों के क्लास में जिक्र कर लिया था। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन, 78%, तत्पश्चात ऑक्सीजन 21% उपस्थित है। 78 और 21 को जोड़ लेंगे तो 99 हो जाएगा। 1% गैस के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी और भी गैस बच जाएंगे, ये सभी 1% गैस में ही है। बाद बाकी 99% गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलके हो जाते हैं। ठीक है। इनके अलावा देखिए, ये वायुमंडल की बात है। वायुमंडल में भी 5 लेयर होते हैं। लेयर से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे नीचे वाला लेयर जो हमारे सर के जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर मतलब 16 से 18 किलोमीटर ऊपर है, इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आती है। एक तो सबसे कम ऊंचाई वाला मंडल है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटना होती है, वर्षा, बादल, ये सब इधर ही होता है। इसके अलावा क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर जो है आपका समताप मंडल स्थित है। इस समताप मंडल में क्या होता है, इसमें वायुयान वगैरह उड़ती है। ठीक है। इसी समताप मंडल में आपका ओजोन का लेयर स्थित है। देखिए, ओजोन लिखने का तरीका O का 3 होता है, तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में कितने बार
जो है आपका पूछा गया है ओजोन का सूत्र क्या होता है, या फिर ओजोन किससे मिलके बने होते हैं, तो ओनली ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा समताप मंडल में क्या हो जाएगा आपका ओजोन लेयर हो जाएगा। समताप मंडल से ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल, मध्य मंडल से ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल, ये वाला है। आयन मंडल में क्या होता है, जो भी रेडियो तरंगे वगैरह आपको परावर्तित करके वापस सिग्नल प्राप्त करना है तो आप आयन मंडल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में है आपका बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल में कौन से गैस ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज्यादा होंगे। ये तो हो गया वायुमंडल में सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो आप क्या बताओगे, हाइड्रोजन और हीलियम बताना, नाइट्रोजन नहीं बताना। ठीक है, तो दोनों बात अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चीज हैं। ये हमारे सर के ऊपर लेयर है वायुमंडल, ब्रह्मांड जो है दूसरी बात है। ठीक है, तो गैस एक के नहीं मिला देना कि ब्रह्मांडों में नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष आयोजित किए गए थे, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड। देखिए वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ था ये जेंट्स वाला वर्ल्ड कप से 2 साल पहले हुआ था। तो आपको याद है ना जेंट्स वाला वर्ल्ड कप कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। तो इसी से 2 साल पहले जो है आपका वुमेन्स वाला वर्ल्ड कप हुआ था 1973 ईस्वी के अंदर। तो इसका राइट आंसर 1973 हो जाएगा, जेम्स वाला 1975 हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है शुरुआत ये 2007 में हुआ था, लेकिन ये सिर्फ वर्ल्ड कप की बात है। अगर T20 क्रिकेट की बात करेंगे तो इस क्रिकेट को हम 2003 में इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, इनके अलावा T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन है ना। इनके विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे थे और उपविजेता साउथ अफ्रीका रहे थे। रिकॉर्ड छठा टाइटल था ऑस्ट्रेलिया का महिला वर्ल्ड कप के अंदर। ठीक है, पुरुष वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया आगे हैं, महिला वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया आगे हैं। और इस बार के जो रनर अप रहे थे मेजबान साउथ अफ्रीका ही रहे थे T20 वर्ल्ड कप 2023 वुमेन वाला का। इनके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होने वाला है, भारत के अंदर होने वाला है। इनके अलावा भारत अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 1983 और 2011 में। 1983 में कपिल देव के समय, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के समय। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में किस क्रिकेटर को आमंत्रित किया गया था, तो मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में आपको कपिल देव साहब को आमंत्रित किया गया था। जो 83 पिक्चर है ना, 1983 पे ऊपर 83 पिक्चर बना है ना, ये कौन है, दीपिका का हस्बैंड हीरो है। तो इसी पिक्चर के संबंध में जो है इन्हें आमंत्रित किया गया था कपिल देव जी को, कहाँ पे, मेलबर्न के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कपिल देव ही वो खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए ओडीआई क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार सेंचुरी जमाया। इनके अलावा अगला प्रश्न हमारा, अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में लाला अमरनाथ जमाए थे सेंचुरी पहला, और T20 में सुरेश रैना जमाए थे। फरवरी 2023 में अनुसार देश में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री एज ऑफ February 2023। तो फरवरी 2023 के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.45% है। ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड में होते हैं और आपको किसी पार्टिकुलर महीना के हिसाब से पूछा जाता है, क्योंकि ये डायनामिक है, हर 2-3 महीने के बाद आंकड़ा बदल जाती है। ठीक है, तो अभी जो फरवरी 2023 गया है इसमें ये 7.45% था। ठीक है, फिर बाद में घट के 6.8% मार्च में हुआ। इस प्रकार से ये जो है डायनेमिक है, तो इन्हें भी थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। तो फरवरी पूछेगा तभी ये आंसर लगाइएगा। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आपका नीति आयोग करता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे बड़े ही इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, है ना, कि भारत के किस वर्ष में जीडीपी में वृद्धि जो है नकारात्मक रहा था। देखिए, नकारात्मक जीडीपी वृद्धि जनरली किसी भी देश की होती नहीं है, क्योंकि ये तो सत्य है ना कि अगर आप जिंदा हो तो कुछ ना कुछ कर्म करोगे। जैसे अभी भी आप मुझे सुन रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कर्म कर रहे हो, बिना कर्म की तो यहाँ संसार में कुछ है ही नहीं, है ना। मतलब कुछ भी आप करोगे, करते ही रहोगे। अगर जी रहे हैं, जब तक हम लोग लाइव हैं तब तक कुछ ना कुछ करोगे। तो भाई कोई भी देश
कोई भी देश जो है कुछ ना कुछ तो करता ही है ना, मतलब उनकी सरकार है ना। तो जीडीपी निगेटिव में कैसे चला जाएगा? निगेटिव में तो जाने के सवाल नहीं, फायदा नहीं होगा तो कम से कम अस्थिर रहेगा। लेकिन कुछ बार ऐसा क्या होता है कि जीडीपी निगेटिव में चला गया। अभी कोरोना पेंडेमिक के कारण जो है ये आपका चला गया था निगेटिव में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जीडीपी किस वित्तीय वर्ष में निगेटिव में गया? तो 2020-21 की जो वित्तीय वर्ष रहा, यहाँ पे भारत की जीडीपी जो है यहाँ पे देख लीजिए -7.7% चला गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और बड़ी तेजी से यहाँ पे बढ़ गया फिर कब? 2021-2022 में। जैसे ही दुकान दौड़ी खुला तो सब अपने अपने काम में बढ़िया तेजी से लग गया भरपाई करने हैं। तो और देखिए जीडीपी में जो है 11% की उछाल आ गई, 11% हो गए। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है ये वाली क्वेश्चन। इसी प्रकार से 2011 के जनगणना में एक ऐसा स्टेट है जो सब प्रजनन में वृद्धि की, लेकिन एक स्टेट जो है निगेटिव ग्रोथ में ले आया, ये -0.6% घट गया। ये है नागालैंड जी। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो कुछ एक्सेप्शनल चीज जो है उन्हें आपको ध्यान रखना होगा। इनके अलावा भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भगोरिया कल्चरल फेस्टिवल इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है भगोरिया। ठीक है, मध्य प्रदेश में और भी कुछ त्योहार वगैरह हैं जिनको देख लेते हैं। जैसे आपका मांडू महोत्सव है ना, पीर बूधन मेला है, अमरकंटक शिवरात्रि मेला है, सिंहस्थ उज्जैन कुंभ मेला है। इसे सिंहस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंहस्थ कहते हैं। अगर उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है ना, इसे सिंहस्थ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मठ घोघरा का मेला है। ये सब कहाँ पे लगता है भाई? ये सब मध्य प्रदेश के अंदर लगती है। मैहर वाला मेला है ना, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही लगेंगे। इसके अलावा अभी जो आपका बागेश्वर धाम के जो चल रहे हैं ये भी मध्य प्रदेश में ही है। इनके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है ना, मेजवारा, मटकी, अडाखारा नाच, फूलपति, गिरिदा। देखिए ये गिरिदा है, और एक है आपका ब्रीटा, एक आपका ब्रीटा डांस है। ब्रीटा डांस पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, और एक आपका डायरेक्ट गिद्धा है। तो गिद्धा आपका पंजाब का है। तो लैंग्वेज में जो डिफरेंस है इसे डिफरेंसेस समझिएगा, है ना। तो गिरिदा हो गया आपका मध्य प्रदेश का, गिद्धा हो गया पंजाब का, ब्रीटा हो गया आपका पश्चिम बंगाल का, सरले लड़की है ना, सेला भडोनी माच डांस है ये माच। ये कहाँ का भाई? ये सभी आपके मध्य प्रदेश के हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक राय नृत्य याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक राय नृत्य भी होता है। राय नृत्य कई दफा आपके एग्जाम में पूछा गया है। राय है ना, खाने वाला राय पे भाई, इसी से याद रख लीजिए। राय होता है ना सरसों का भाई, काला वाला। इसके अलावा राउत नाचा महोत्सव, सिरपुर महोत्सव, बस्तर दशहरा, कर्मा, सुआ, पंथी, पंडवानी, सैला, ये सभी के सभी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, सैला जो है छत्तीसगढ़ के साथ एमपी में भी कर लीजिएगा, ये दोनों जगह होती है। इसके अलावा कुल्लू दशहरा, माघ साजी का त्योहार, लोसार त्योहार, ये सब कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा। ये कुल्लू दशहरा है, ये माघ साजी है जो मकर संक्रांति के समय लगती है। माघ साजी, मकर संक्रांति को ही हिमाचल प्रदेश में माघ साजी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और एक लोसार हमने बताया, ये तिब्बती बौद्ध धर्म का त्योहार है जो आपका हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख है ना, और ये आपके तिब्बत में मनाए जाते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वाज द डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च्ड? तो ये 2015 में आया था डिजिटल इंडिया, है ना। हम लोग ने तिरंगा के अंदर अपना फोटो जो है लगा सकते थे, ऐसा फेसबुक पे काफी चलता था उस समय, है ना। तो डिजिटल इंडिया 2015 में आया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में 9 मुख्य पिलर थे, यानी 9 मुख्य फीचर थे, या फिर 9 मुख्य स्तंभ कहिए, या फिर 9 मुख्य क्षेत्र कहिए। तो पिलर से यहाँ पे इस चीज का मीनिंग है, तो घर वाला पिलर नहीं समझिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत 2015 में आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा करा गया। स्मार्ट सिटी योजना अभी 100वां स्मार्ट सिटी काउंट हो गया है। ये कौन है भाई 100वां स्मार्ट सिटी? तो आपका शिलांग शहर को जो है 100वां स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये 2014 में स्टार्ट करा गया था। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016 को तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली साहब के द्वारा किया गया था। इसीलिए आजकल हम इंडिया में 16 जन को क्या मनाते हैं?
स्टार्टअप डे मनाते हैं। स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वह विदेशी मूल की महिला शास्त्रीय नृत्यांगना है जिन्हें ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सी द फर्स्ट क्लासिकल डांसर ऑफ फॉरेन origin to be awarded the Padma Shri Award in 2006 for her contribution to ओडिसी डांस। भाई ये विदेशी महिला है जिन्होंने ओडिसी में अपना योगदान देकर पद्म श्री प्राप्त किया। इनका नाम है भैया इलियाना सिस्टारिस्टी। क्या नाम है? इलियाना सिस्टारिस्टी। आप इलियाना डिक्रूज के नाम पे इनको रख सकते हैं याद, है ना। मल्लिका साराभाई को फ्रांस सरकार द्वारा सेवलियर डेज पाम्स एकेडमिक्स 2005 में सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि किस निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को, है ना, फ्रांस सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया गया, तो दो गो फेमस है। एगो आपका मल्लिका साराभाई जो आपका मृणालिनी साराभाई की पुत्री और विक्रम साराभाई की भी पुत्री, है ना। भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना अरलमल बेल्ली जो पंडनलूर शैली के जो है आगे ले जाने में इनका काफी योगदान रहा भरतनाट्यम के अंदर, है ना। तो इनको भी फ्रांस सरकार के द्वारा 2004 में सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों जो आपके डांसर हैं इनको फ्रांस सरकार के द्वारा अवार्ड दिया जा चुका है, जहां पे आपका मल्लिका साराभाई को 2005 में, वहीं पर अरलमल बेल्ली को 2004 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी के किस क्रमांक के तत्व का नाम नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है? Which elements of the modern periodic table has been named after Alfred Nobel, the founder of Nobel Prize? तो इसका 102 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को हम नोबेलियम कहते हैं, और ये नोबेलियम का नाम जो है ये हमारे नोबेल पुरस्कार के मतलब फाउंडर या डायनामाइट का फाउंडर कहिए और नोबेल पुरस्कार के भी फाउंडर कहिए, संस्थापक होंगे उनके भी, है ना। तो ये अल्फ्रेड नोबेल साहब के नाम पे जो है नोबेलियन का नाम रखा गया है, जिसका परमाणु क्रमांक 102 होता है। आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल का कटिंग दिख रहा होगा। अब कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पे, है ना, किसी तत्व का नाम रखा गया है, तो इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इनरिको फर्मी, फर्मी समझते हैं ना, फर्मी कई सारे चीज का मात्रक होते हैं फर्मी, है ना। तो परमाणु जो आपका होता है ना फर्मी, है ना, तो इस फर्मी के नाम पे फेरियम शब्द का जो है नाम रखा गया, जिसका परमाणु क्रमांक 100 है। इसके अलावा 101 जो है मेंडिलियम, जो मेंडिलीव है जो आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के योगदान मतलब बनाने में काफी योगदान दिए। हालांकि इनसे भी मॉडर्न आ गया मोस्ले साहब का, लेकिन इसको भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ही मतलब कह सकते हैं आप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ही उन्होंने भी काम किया। तो इनके नाम पे जो है मेंडेलियम शब्द का नाम रखा गया, जिसका परमाणु क्रमांक 101 होता है, और ये रशियन जो है वैज्ञानिक थे। इनके अलावा जो नोबेलियम अभी बता ही दिया, इसके अलावा और भी है रदरफोर्ड के नाम पे रखा गया। नाम से स्पष्ट है, जैसे आप पढ़ेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि भाई ये किससे संबंधित है, और वैज्ञानिक का नाम अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो सीबोर्गियम 106 होगा, है ना। ये अमेरिका के जो है ग्लेंटी सीबोर्ग के नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो ये कुछ वैज्ञानिक के नाम पे परे तत्वों के नाम है, आने वाले समय में आपको काम देगा जी, क्योंकि एग्जामिनर जो है आजकल काफी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। सीधे सीधे लड्डू नहीं खाने देंगे, पहले लड्डू को जो है चीनी में डुबाओ, तब बोलता है ठंडा करो तब खाओ, है ना। मौलिक कर्तव्यों की सूची के उपधारा डी किससे संबंधित है? व्हाट इज सब सेक्शन डी रिलेटेड टू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? तो भाई ये जो है जो सब सेक्शन कहने का मतलब क्या है, उपधारा कहने का मतलब क्या है, यही चीज मैं आपको बताते आ रहा हूं कि भाई इस चीज पे आपको फोकस करना है कि जो भी ग्रुप्स ऑफ आर्टिकल हैं, जो भी आर्टिकल ऐसा है जिसके कई सारे पार्ट में बटे हुए हैं, तो इनको जो है आपको अच्छे से रीड जरूर करना है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपने 243 में कई सारे आर्टिकल हैं जी, है ना, या फिर 19 को ही ले लीजिए, सबसे नजदीक वाला 19 को ले लीजिए। 19 जो है ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल हैं, इसके अंदर कई उपभाग हैं, तो हम इस उपभाग को पढ़ते ही नहीं है। क्या करते हैं हम 19 समझ लिए क्या है भाई, इसमें जो है बोलने और ये सुनने के अधिकार है, ये जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है, बात खत्म, आगे हमने देखा ही नहीं।
और जब एग्जाम में किसी पार्टिकुलर उपभाग से पूछ दिया क्वेश्चन तो वहां पे आता हुआ क्वेश्चन भी हमने गलत करके आ गया और अपनी नंबर कटा ली, है ना। तो ऐसे स्थिति में आपको पहले ही जो है अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। तो जो भी आपके इस प्रकार के आर्टिकल हैं जिन ब्रांचेस में बटे हुए हैं उनको देख लेना है। तो 3-4 आर्टिकल का मैं नाम बताता हूँ। एक तो आपका 19 है जो कई पार्ट में बटा है, एक आपका 39 है, एक आपका 20 है, एक आपका 22 है, एक आपका जो भी आपका ये क्या बोलते हैं इसको डीपीएसपी के अंतर्गत जो भी आर्टिकल आते हैं, अधिकांश आर्टिकल जो है इसी प्रकार से बटे हैं। 51 के ए हैं, 243 है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपके मतलब कई सारे उपभाग में बटे हैं, तो इनको जरा पढ़ लीजिएगा फुर्सत रहे तो। ये भैया तो भैया 51 के ए में क्या है, इसमें कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले मौलिक कर्तव्य की जिक्र कर लेते हैं। 1972 के अंदर ऐड करा 1976 के अंदर ऐड करा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। शुरू में 10 प्रकार के, 2002 में वो और ऐड किया गया 86वां संविधान संशोधन। उस संशोधन का नाम था, ये शिक्षा से संबंधित था आपका ये वाला ये प्रयोजन। तो भाई 10 से बढ़ के 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के ए में रखा गया है, आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। आर्टिकल 51 के ए में अपने आप में 11 उपभाग है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो 51 के ए में क्या है, तो इसमें कहा गया है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्श और संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। इसके अलावा 51 के ए का बी कहा जाता है कि उन सभी आदर्श वाक्यों को संजोना तथा सम्मान करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया है या फिर देश भावना की जो है मनोवृत्ति को बढ़ाया है। ठीक है। इसके अलावा 51 के ए का सी ये बोलते हैं कि एकता, अखंडता और संप्रभुता, है ना, इन तीनों को रक्षा करना और इन्हें बनाए रखने में मदद करना। इसके अलावा 51 के एक का डी कहता है देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। इनके अलावा जो 51 के ए का ई है ये भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे मतलब इनसे दूर सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, है ना। तो ये सब 51 का ए है। और आजकल क्वेश्चन पूछने की क्या तरीके हो गए हैं, जैसे अभी आपने 51 के ए का ई वाला जो पॉइंट पढ़ा है इसको 1 मिनट 10 सेकेंड के लिए सोचिए और आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि सती प्रथा का अंत किस आर्टिकल का जो है पालन किए जाने से संबंधित है, तो आपका आंसर आर्टिकल 51 ए का ई हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने की ये तरीके हैं, आपको तरीके पे भी फोकस करना होगा। ठीक है, ध्यान रहे भैया, है ना। एग्जाम जो है साल में एक बार आता है तो इसे जो है ऐसे गवारा न जाने दें, क्योंकि एक साल अगर आपने बैक होकर अपने जिंदगी को देखोगे तो बहुत ज्यादा पछतावा होगी अगर एग्जाम खराब चली जाती है तो। ठीक है भैया। तो यहाँ पे ये सब थोड़ा बहुत जो है डेवलप कीजिए अपनी सोचने की तरीके को, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कल क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो किसान वाली योजना है ये किस आर्टिकल से संबंधित होंगे, तो वहां पे एक डीपीएसपी का आर्टिकल 48 दे रखा था जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित होते हैं, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ से जो मैंने क्वेश्चन बताया कि इसमें लिखा है ना कि जो महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, तो भैया जो सती प्रथा थी, ये जो क्या थी सती प्रथा वगैरह, ये क्या है, अपमानजनक ही प्रथा था या फिर खतरनाक कहिए, ये तो बड़ा ही क्रूर था एक्चुअली, है ना। तो इनको जो अंत करा गया तो किसमें 51 ए का ई को जो है फॉलो किया गया। तो इस प्रकार से ये सीट आपको मैं दे दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। बाद में की सबसे लास्ट में जो यहाँ पे नहीं लिखा है, लास्ट में जो के वाला रहेगा ना 11वां, वो शिक्षा से संबंधित रहेगा, वो भी मैं ऐड कर दूंगा अगले वीडियो में। इसके अलावा प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध है ना। तो जो आपका टी.आर. महालिंगम है ये बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, किससे, बांसुरी से संबंधित है। देखिए जो लुसेंट वगैरह किताब है वहां पे बांसुरी से सिर्फ 2 ही कैरेक्टर दिया है ज्यादातर, एक तो पन्नालाल घोष और एक आपका ये देते हैं पन्नालाल घोष और एक हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, इनके अलावा भी आपको देखना है क्योंकि जो सीधे सीधे किताब में मिल जाता है वो कम पूछ रहा है। अन्य बांसुरी वादक में प्रमुख हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला, पन्नालाल घोष, बी कुंजमणि, है ना। और ये जो आपने अभी क्वेश्चन का बेस देखा, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। टी.आर. महालिंगम, एक टी.एच. विनायक है, उनके बारे में बताइएगा कि क्या बजाते हैं, क्योंकि बहुत बार बता चुके हैं।
पन्नालाल घोष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब्दुल करीम खान, सुल्तान खान, गुलाम सबीर खान, गोपाल मिश्रा, सबरी खान, सुकूर खान, पंडित राम नारायण, ये सभी के सभी जो हैं आपका संतूर से संबंधित हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना। देखिए, एक तो पंडित राम नारायण आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, और एक पंडित राम सहाय भी है। तो पंडित राम सहाय जो हैं ये बनारस घराने के संस्थापक हैं, ठीक है। और पंडित राम नारायण जो हैं ये सारंगी के प्लेयर हैं, ठीक है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख साहब, ये सभी के सभी सितार से संबंधित हैं, जिनमें पंडित रविशंकर सबसे फेमस है ना। और पंडित रविशंकर भारत के लिए पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीत करके लाए थे। अगर आपसे पूछ ले कोई कि पंडित रविशंकर का घराना कौन सा है, तो आपको बताना है जी बनारस घराना। पंडित रविशंकर और पंडित शिव कुमार शर्मा जो संतूर बजाते थे, ये भी बनारस घराने में ही आ जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा कंठे महाराज, अनोखे लाल, लच्छू महाराज, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, विजय घाटे, सुखविंदर सिंह, फैयाज खान, ये सभी के सभी जो हैं आपके तबला प्लेयर में आ जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा दिल्ली स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी मीटर है? कुतुब मीनार की ऊंचाई भी आपसे पूछ मतलब जा सकता है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार लोकेटेड इन दिल्ली ऑफ अप्रोक्सीमेटली, लगभग की बात हो रही है, तो 73 मीटर ऊंचा जो है आपका कुतुब मीनार है, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। लेकिन पूरा करवाने का श्रेय किसे है? इल्तुतमिश को। बाद में कुतुब मीनार के अंदर किस वंश के शासक ने इंटरेस्ट लिया, रिजुविनेट करवाया या फिर उसे बढ़ाया? तो ये आपका तुगलक वंश हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंटरनल नॉलेज, नहीं तो गुलामे वंश तक कुतुब मीनार को नहीं रखिएगा। इसके अलावा ताजमहल की टोटल ऊंचाई लगभग 73 मीटर का ताजमहल भी है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन की लगभग 55 मीटर है। महरौली में जो स्तंभ लेख हैं जो गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, तो हाँ गुप्त शासक, हाँ सही बात है, गुप्त शासक लौह स्तंभ महरौली में है। तो इसकी जो हाइट है ये लगभग 7.3 मीटर के करीब है, लेकिन स्टैंडर्ड बढ़िया किताब में 7.2 मीटर ही लिखता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है ये गार्डन प्रकार का बनने वाला प्रथम मकबरा इंडिया के अंदर। इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है बेगा बेगम या हाजी बेगम नामक जो है महिला ने करवाया था, जो हुमायूं की विधवा पत्नी थी। दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है, खास करके जब आप नोटबुक खरीदते होंगे तो इस प्रकार से लोटस टेम्पल का इमेज काफी रहता है आपके नोटबुक पे। तो ये जो लोटस टेम्पल है ये किस धर्म से संबंधित है? तो आपको बताना है जी ये बहाई धर्म से संबंधित है, ठीक है। बहाई धर्म से संबंधित है लोटस टेम्पल। अगला जो हमारा प्रश्न है, साइकस निम्नलिखित में से किस जंतु संघ का उदाहरण है? साइकस साइकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल फाइलम? तो ये हमारा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से संबंधित है ना। इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पहला क्रिप्टो गेम पार्क या गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो उत्तराखंड में देहरादून के अंदर। अब क्रिप्टो गेम्स क्या होता है, फेनरो गेम्स क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। आइए क्रिप्टो गेम्स को समझाता हूँ। इस समुदाय के बिना बीज वाले होते हैं, इस समुदाय में जो भी पौधे होते हैं वो बिना बीज वाले होते हैं, जबकि फेनरो गेम में बीज वाले पौधे होते हैं। तब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जब बीज ही नहीं रहता है तो ये प्रजनन कहाँ से करता है? क्रिप्टो गेम्स के पौधे तो प्रजनन करते हैं आपका बीजाणुओं के द्वारा, है ना क्रिप्टो गेम्स के पौधे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा फेनरो गेम के दो भाग होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। फेनरो गेम, अभी क्रिप्टो गेम्स आप फेनरो गेम आपने देखा, तो फेनरो गेम में जो है बीज वाले पौधे होते हैं। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्रिप्टो गेम में सबसे प्रसिद्ध समूह जो है शैवाल हैं, लाइकेन हैं,
काई हैं, फर्न है, ये सब ध्यान जरूर रखेंगे। अब एक दिन फिर आप बोलोगे भाई सवाल तो आपने थाइलोफाइटा बताया था, तो भाई ये जो है बेसिक दो पार्ट में बांटे। पहले हमने इसको किसमें, क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स में। इसके अलावा अब और संघ बटेंगे, है ना, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, है ना, टोरिडोफाइटा, ये सब तो अब आएंगे जी। तो ऐसे ही कहाँ, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज को आप कई सारी चीजों से रिलेट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस चीज को कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मान लीजिए कि भाई जो स्तनधारी है उसमें जो है पुरुष भी आ जाता है और महिला भी आ जाता है ना। तो इसी प्रकार से भैया, है ना, स्तनधारी के अंदर पुरुष भी और महिला भी, इसी प्रकार से समझ लीजिए शैवाल जो है ये थाइलोफाइटा में भी आते हैं। इसके अलावा आपको क्रिप्टो गेम्स भी कहते हैं इसे, है ना। समझाने के लिए था बाद में कि यहाँ पे इसकी कोई लॉजिक नहीं है, मैं यही बताना चाहता हूँ कि शैवाल जो है थाइलोफाइटा संघ में आता है और क्रिप्टो गेम्स समूह में आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements about the Prime Minister is correct? तो जो करेक्ट है उन्हें ही रखा हूं ताकि जो है आपको यहाँ पर तो ऑप्शन छांटना नहीं है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के प्राप्त नेता होते हैं, एकदम सही बात है ना। अगर आपकी टीम जीतेगी लोकसभा में तो आपको जो है जो सबके सर्वसम्मति से एक आदमी को प्रधानमंत्री चुनना होगा, तो प्रधानमंत्री वही होते हैं जिनके पार्टी की जो है जीत होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात एकदम सही है ना, ये बात जो है एकदम सही है। इनके अलावा कौन से आर्टिकल इसमें यूज होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो 75 का एक आर्टिकल यूज होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति के लिए। और भारत सरकार की जो प्रमुख होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, ये एकदम सही है। अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमाऊं कि कार्यपालिका का प्रधान होता है और कुछ भी ना लिखूं, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो कार्यपालिका का प्रधान जो है आपका प्रेसिडेंट साहब होते हैं, है ना। प्रेसिडेंट साहब जो है कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम के प्रधान होते हैं। काम के प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो पावर है, जो शक्ति है, उसकी इस्तेमाल कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। और राज्य में कौन करते हैं? तो मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत की अधिकांश शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है, क्योंकि लोकसभा में आप 25 वर्ष भी में ही एंट्री कर सकते हो और राज्यसभा के अंदर आप 30 वर्ष में एंट्री कर सकते हो। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है कई सबसे कम दिन तक भी रहे और पूर्ण कार्यकाल के लिए भी प्रधानमंत्री रहे। ये बीजेपी में सबसे अच्छे चेहरे प्राचीन में अब हमारे बीच नहीं है। और इन्हीं के जन्मदिन पे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर हिंदी में भाषण देने वाले ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला भारत रत्न के विजेता इंदिरा गांधी, भारत का आयरन लेडी इंदिरा गांधी। देश में आंतरिक मामले के आधार पे जो गड़बड़ी के आधार पे जो आपका आपातकाल घोषित हुआ था 1975 में, उस समय भी इंदिरा गांधी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 इंदिरा गांधी। तो ये सब जो है इनके नाम से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाइड्रोजन समस्थानिक की या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जिन्हें 1934 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था। Who is credited with the discovery of hydrogen isotope or heavy hydrogen? Who received the Nobel Prize in Chemistry in 1934? इसका नाम है हेराल्ड सी उरे। हेराल्ड सी उरे जो है भारी हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन के समस्थानिक की खोज करी थी। ठीक है, हाइड्रोजन की जो न्यूट्रॉन की खोज करता है ये जेम्स चैडविक है ना। 1931-32 में न्यूट्रॉन की खोज करा और 1935 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ये क्वेश्चन 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। सीधे पूछता है कि जेम्स चैडविक को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, है ना। किस लिए मिला था भैया? न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो कोई भी चार्ज नहीं होता है,
मैंने आपको अल्फा बीटा गामा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दिया था। एक इलेक्ट्रॉन है ये, एक प्रोटॉन है ये, एक न्यूट्रॉन है ये, है ना। मैंने इलेक्ट्रॉन को बीटा से रिलेट किया था, प्रोटॉन को अल्फा से, और जो आपका न्यूट्रॉन है उसे हमने गामा से रिलेट कर दिया था, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, बीटा पे भी निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, अल्फा पे भी पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, उसी प्रकार से गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार विलियम रोएंटजन को दिया गया था। उत्प्रेरक की खोज कौन किए थे? बर्जेलियस महोदय ने किए थे। अब ये उत्प्रेरक क्या होता है? कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है ना। कैटालिस्ट वह पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर स्वयं को बिना परिवर्तित किए हुए उस अभिक्रिया को इफेक्ट करता है ना। इसे हम कैटालिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। जैसे उत्प्रेरक क्या कर सकते हैं? उत्प्रेरक जैसे गांव घर में जो है पहले दही जमाने के लिए पुराने सिक्के दूध में डाल दिए जाते थे और सवेरे जब दही जम जाती थी वो सिक्के को हूबहू निकाल लिया जाता था। इसमें क्या हुआ? वो सिक्का जो है रिएक्शन को फास्ट करने का काम किया और सिक्का अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित नहीं किया। ये है आपका समझ आने के लिए था। बाद बाकी ये भी सिक्का वाला चीज तो आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं। उत्प्रेरक क्या होता है ये चीज समझा रहा हूं कि उत्प्रेरक है किसी भी अभिक्रिया में भाग तो लेगा लेकिन खुद में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन अभिक्रिया को प्रभावित करेगा। इसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या सरकार द्वारा राजस्व की प्राप्ति है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो ये हमारा विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नगद अनुदान सहायता, ये भी सरकार के प्राप्ति का एक जरिया है। सरकार द्वारा किए गए निवेश पे लाभांश और लाभ, ये भी जरिया है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्त किया हुआ जो टैक्स वगैरह हैं, ये भी सरकार के लाभ का जरिया है। जब कुल व्यय प्राप्ति से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में फिस्कल डिफिसिट की स्थिति उत्पन्न होती है, राजकोषीय घाटा का। और ये क्वेश्चन 3.5 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है, अगला बार आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होगा भाई? आमदनी कम हो रही है और खर्च ज्यादा लुटा रहे हो, है ना। वो बोलते हैं ना फाग खेलना, है ना। तो ये जो है लंगोटी में फाग हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिस्कल डिफिसिट की जो है आपका स्थिति उत्पन्न हो जाता है। पंचगंगा, कोयना तथा घाट प्रभा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? पंचगंगा, कोयना एंड घाट प्रभा आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हिच रिवर? तो ये कृष्णा नदी की जो है मेन सहायक नदियां हैं। कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होती है। और ये कहाँ पे गिरने का काम करती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नदी जो है ये आपका प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पहली सबसे बड़ी नदी गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की, और गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के बोखारचू ग्लेशियर से होता है। साथ ही सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम तिब्बत से ही होती है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इनके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनके भी आपसे ग्लेशियर पूछ दिया जाता है कि किस ग्लेशियर से निकलते हैं, तो चेमा डुयांग इस प्रकार से नाम है, चेमा डुयांग ग्लेशियर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? इन व्हिच सिटी वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। बाद में आज़ादी के बाद हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अपने सिरे से 1950 ईस्वी में किए थे, जो दिल्ली में स्थित है। कोलकाता में ही सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना भारतीय, है ना, हाँ, भारतीय कोर्ट अधिनियम 1861 के तहत 1862 में किया गया था। उसी साल 2 जगह और किया गया था, मद्रास में और मुंबई में, बम्बई में भी किया गया था। मुंबई बम्बई एक ही है, लेकिन पहले बम्बई बोलना पड़ेगा। भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बना था और उसी से 1 साल पहले 1911 में आपका दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम जो है इंडिया आई थी। इसके अलावा जो कोलकाता में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री खोला, ये 1651 में खोला था। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे
पहला फैक्ट्री। ठीक है, वैसे अंग्रेज की पहली फैक्ट्री इंडिया में 1608 ईस्वी मानी जाती है जहांगीर के समय, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डायरेक्ट 1600 ईस्वी अकबर के समय। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में किन दो स्थानों के बीच हुई थी? एयर ट्रांसपोर्ट in India was started in the year 1911 between which two places? तो भाई इलाहाबाद और नैनी के बीच में जो है पहली बार हवाई सेवा शुरू किया गया। इलाहाबाद और नैनी बहुत ही कम दूरी पे है भैया। इनके अलावा भारत में पहली रेल सेवा 1853 में मुंबई से थाना के बीच चलाए गए, जिसमें 34 किलोमीटर की दूरी तय कराया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। भारत का पहले वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में दिल्ली से बनारस के बीच में चलाया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 कहा जाता है, ये इंडिया का इस समय सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, जिसकी मॉडल आपको किसी मेट्रो ट्रेन से कम नहीं दिखेगी। और ये वाली जो बजट है आगामी 4 सालों के अंदर, आगामी 3 सालों के अंदर माफ कीजिएगा, 400 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाए जाने की बात करी गई है। इसके अलावा देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो पश्चिम बंगाल में चलाया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोलकाता मेट्रो ही वो मेट्रो है जो देश में सबसे पहले शुरू किया गया था 1984 ईस्वी के दौरान, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आजकल तो लगभग हर महानगर में मेट्रो है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी मेट्रो बन रहे हैं भैया। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इन व्हिच ईयर द टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय भीमराव अंबेडकर? तो 1927 में किया गया था। इनके अलावा पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में होते हैं, 1932 में ही होते हैं। भीमराव अंबेडकर की प्रमुख किताब जो है वेटिंग फॉर वीजा है, पार्टीशन ऑफ इंडिया है। भीमराव अंबेडकर को आधुनिक संविधान का निर्माता कहा जाता है, लेकिन संविधान में जो अंग्रेजी में पांडुलिपि या सुलेखन का काम जो किया ये प्रेम बिहारी नारायण है, तथा हिंदी में इन्होंने जो लिखा था बसंत कृष्णन वैद्य के द्वारा हिंदी में और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी के द्वारा संविधान को लिखवाए गए थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 गो सदस्य था। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 जो लंदन में हुआ था, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और आपका जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। उद्योग नीति संकल्प 1956 के अनुसार भारत में उद्योगों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन 1956 द इंडस्ट्रीज इन इंडिया वेर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? तो भाई 3 कैटेगरीज में जो है इनको डिवाइड किए गए थे उद्योग नीति संकल्प 1956 को। अब इसमें 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं? 1956 के औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान या पूंजीवाद की बाइबिल कहा जाता है। तो आने वाले समय में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम या फिर नीति को जो है भारत का जो है आर्थिक संविधान माना गया है, तो आपको बताना है 1956 की औद्योगिक नीति को। ठीक है, इसके अलावा पहली श्रेणी में 17 उद्योग को रखा गया है, दूसरा में 12 उद्योग को रखा गया है, और तीसरे श्रेणी में जो है जो इन दोनों श्रेणी में शामिल नहीं है वैसे चीज को तीसरे श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, समझ गए? तो 3 को कैटेगरी बांटा गया 1956 उद्योग अधिनियम में। पहला में 17, दूसरा में 12 और तीसरा में इनके अलावा जो भी आ जाएगा सभी आ जाएगा। जो पहला में 17 है उनके जो 4 हैं उन पे पूर्णतः नियंत्रण केंद्र सरकार के होते हैं। एक तो आपका रेल है ना, तभी तो आप कहते हो ना भाई रेल में काम है ना, रेल सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो रेल है एक आपका हवाई परिवहन है। देखिए हवाई परिवहन प्राइवेट भी होते हैं और भाई मतलब सरकारी भी होते हैं। रेल है, हवाई परिवहन है, हथियार है और परमाणु कार्यक्रम है। ये सभी जो है सरकार अपने अंडर डायरेक्ट जो है निगरानी में रखते हैं। इसके अलावा ये मैंने बता दिया ना कि तीसरी अनुसूची में जो पहली 2 में नहीं और तीसरी में वर्णित है, यहाँ पे मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी में सर्वाधिक गोल किए? Which of the following Indian players scored the most goals in hockey in Tokyo Olympics 2020? तो ये हरमनप्रीत सिंह जो है
टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक गोल किए भारत के तरफ से, है ना। भारतीय हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओलंपिक में 2 रजत में एक रवि दहिया और एक आपका मीराबाई चानू जी वेट लिफ्टिंग के अंदर जीती थी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। आगामी ओलंपिक 2024 पेरिस में होगी। बाद बाकी सारे ओलंपिक की डाटा मैं आपको बच्चे के जैसे रटा दिया हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किस राज्य सरकार ने किसानों को सुविधा आसान करने के लिए, एक सेकेंड, किसानों को सुविधा देने के लिए या फिर पहुंचाने के लिए, है ना, सुविधा आसान, किसानों को सुविधा पहुंचाने के लिए यहाँ पे होगा, सुविधा पहुंचाने के लिए समान क्रेडिट पोर्टल सफल की शुरुआत की है, ठीक है। तो किसानों को ऋण की सुविधा पहुंचाने के लिए, ठीक है, लोन की सुविधा जो पहुंचाने के लिए जो है सफल पोर्टल स्टार्ट किए हैं। तो ये ओडिशा राज्य द्वारा जो है सफल स्कीम चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है किसानों को ऋण मुहैया कराया जाएगा, लोन मुहैया कराया जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों में खेल की भावना को जागृत करने के लिए एक सहाय योजना चलाया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के सरकार ने गन्ना की खेतिहरों के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, जिनका नाम पंचामृत योजना है। केंद्र सरकार ने किसान के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है, जिसमें जो है किसान को आर्थिक मदद 6,000 रुपए की 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया करके दिया जाता है। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? Who become the नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान? तो ये सिराजुद्दौला साहब थे। पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में अवध के नवाब, है ना, इसके अलावा बंगाल के नवाब, इसके अलावा मुगल बादशाह के संयुक्त सेना एक तरफ और दूसरे तरफ हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से इनके सेना थे। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और ये पीडीएफ जो है पेड वाली है, तो आपको इस पीडीएफ को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको क्लिक करके व्हाट्सएप से मैसेज करना है ना। और आपको जो है 57 क्लास की पीडीएफ मात्र 25 रुपए में दिए जाएंगे, है ना। तो 57 क्लास में आज ये 36वां है, तो अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो 36 पीडीएफ आज को मतलब ज्वाइन करते ही मिल जाएंगे। इसके बाद जो बच गया 57 में से वो भी आपको दिया जाएगा। तो मिलेंगे हम अगले शिफ्ट में। जय हिंद दोस्तों।